अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। नया हफ्ता यानी कि मंडे, नई दोपहर कह सकते हैं क्योंकि सुबह तो नहीं है, अब तो मिड डे के साथ हम हाजिर हैं। और जैसे ये डेवलपमेंट्स और सब खबरें जितनी 1 बजे तक की हैं हम आपको लेकर आपके पास हाजिर हैं। उसके तज्ज़े तबसरे भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन सुबह से अब इस टाइम पर तो मैं आपको बताती चलूँ कि बिजली गायब है पूरे मुल्क से। दुआ यही की जा रही है कि बस बिजली आ जाए। और उसका बहुत बड़ा जो है क्रैकडाउन हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर, हमेशा मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं लबीबा आप? मैं ठीक सर। आपने तो जाजन काला पहन लिया। मैंने पहन लिया इसलिए क्योंकि आप तो इस वक्त तो ये पोजीशन है कि सुबह 7:30 बजे एग्जैक्ट टाइम था, उस वक्त से लाइट गायब है। हाँ जी। और अभी तक उसका ताहाल वो गायब है। बिल्कुल और ये नेग्लिजेंस है हुकूमती जो सारे वुज़रा है और उनके अहदेदारान हैं। और ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह इंतजार कर रहे हैं लाइट कब आए। मेरा जो वजीर है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कह रहे हैं कि 12 घंटे एक और भी उन्होंने एक्सक्यूज पेश किया। अच्छा। उन्होंने कहा जी आजकल कंजम्पशन कम है बिजली के, तो इसलिए पावर प्लांट्स रात को बंद कर दिए जाते हैं। तो जब बंद कर दिए जाते हैं तो सुबह जब चलाए गए तो कुछ चले ही नहीं है। अब देखें ना कैसी बात है कि खूबसूरत है, खूबसूरत बात है। ऐसी बात कर आपने रात को बंद किए सर, और सुबह ये कोई रेफ्रिजरेटर हो गया। चले गुड्डू और डेरा गाजी खान से 2 सप्लाई लाइन स्ट्रिप करके हैं और जिसकी वजह से बिजली बंद हुई है। और अगर हम बात करें एग्जैक्टली 90% के 60% जो ग्रिड स्टेशन है वो मुअत्तली पर हैं इस टाइम पर। और इस वजह से 90% कराची का जो है ना वो बिजली गायब है। और लाहौर में तो पता नहीं क्या 100% है। कराची, लाहौर, कोयटा और सब बंद हैं। और अभी क्या 12 घंटे की बात कर रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा कि जो ब्रेकडाउन है ये देखे ना मुल्क की सालमियत के भी खिलाफ है। आप देखे ना इंडस्ट्री है, लोगों की जिंदगियां हैं, सब कुछ आपने उसको फ्लॉप कर दिया एंड दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली कि जी 12 घंटे में हो जाएगी। 12 घंटे में भी नहीं होगी। आई टेल यू, हमेशा मतलब बहुत बड़ा से सुन रहे हैं कि जी जो ब्रेकडाउन होता है कभी किसी को सजा जो नहीं मिली इन गफलतों के ऊपर, इन नाहलियों के ऊपर। तो आज तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे पहले लगा कि क्योंकि माशी सूरत हाल बड़ी अबतर है तो पेट्रोल की भी किल्लत नजर आ रही है। मैं बात करने लगी थी कि हो सकता है गवर्नमेंट ने जानबूझकर नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक दिन आप मायूसी की तरफ ज्यादा, हालांकि आपने हमें कहा हुआ है कि कुफ्र है और हमें पता है कि लेकिन बेबसी को आप कह रहे हैं बेबसी के हर बढ़ रहा है हर वक्त। अब मायूसियां बढ़ रही है, बेबसी बढ़ रही है एग्जैक्टली, और महरूमियां बढ़ रही है। महरूमियां, मेरे ख्याल से महरूमियां इज अ गुड वर्ड, क्योंकि हम मायूसी तो कहते हैं वो कुफ्र है, उस पर बात हम नहीं कर सकते। महरूमी बढ़ती जा रही है। मायूस आप इस सिस्टम से हो सकते हैं, निजाम से। अब है ना, मैं वही बात कर रही हूँ कि अब इस समझ से बाहर है कि आप किसका दर जाकर खटखटाएं इस टाइम पर। आप किस चीज से काशिफ साहब महरूम नहीं है? मैं एक वर्ड कहने लगा हूं, थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि हमारे जो रहबर है वो राहजन है इस वक्त बन चुके हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि आप फरियाद लेके किसके पास जाएंगे? किसके दर ठकराएं? वो ठकराएं क्या? आप ना ठुकरा भी नहीं सकते और ना आप नॉक कर सकते हैं कि भाई खुदा का वास्ता नॉक उधर करते हैं ना लबीबा जहां से आपको कुछ उम्मीद हो। आपको उम्मीद ही नहीं है, आपने सबको आजमा लिया। और अभी भी जो है जो इस वक्त पोजीशन है बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है, हम तो है स्टोन एज में वापस लगता चले गए हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम मिड डे शुरू करते हुए हम लोग बड़ी मायूसी वाली बातें करें और कोई मतलब अच्छी खबरें, खुशाइन तरक्की पजीर हम हो रहे हैं और कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में हम बात करना चाहिए। पर इतना मुश्किल हो जाता है कि आप ना ऑब्वियसली इस 1 बजे तक की सारी सिचुएशन में से निकाल कर वो मोस्ट जो टॉप स्टोरीज होती हैं आप तक हम पहुंचाते हैं, तो दिल करता है कि आपसे वो शेयर करें, लेकिन उसके अंदर होती इतनी मायूस खबरें होती हैं कि आपसे शेयर करनी पड़ती है। उसके लिए हम माजरत हैं। अब डेफिनेटली मेरा दिल, क्योंकि मैं अगर किस चीज को देखूं, मैं एकदम से देखूं अच्छा ये हो गया तो दिल इतना खराब होता है। इतने हसीन चेहरे और हंसते मुस्कुराते आपके साथ लेकर आते हैं और एकदम से अगर इस तरह की खबरें आपसे शेयर करते हैं तो दुखता तो है दिल, डेफिनेटली है ना। उम्मीद ही है ना जी इस वक्त। और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के जो अवाम को, क्योंकि इस वक्त जो है गुर्बत का जो रेशो है सतह गुर्बत से मेरे ख्याल में 70% के करीब लोग कह रहे हैं, कंफर्म नहीं है। तो अगर 60% भी ले लें
तो सतह गुर्बत से जो है ना उसकी लकीर से नीचे जा चुके हैं पाकिस्तान। अच्छा सर, हम किस किस चीज से महरूम हो गए? हम जरा बात करते चलें। बिजली तो आपको पहले, बेरोजगारी, बिजली, गैस, आटा, महंगाई तो चलो हो ही गई ना। वो तो अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी जो इस वक्त है और बढ़ रही है। हाँ जी, बढ़ रही है। आपके यूनिट्स बंद हो रहे हैं, आपके टेक्सटाइल बंद हो रही है। माशाल्लाह से कहना माजरत के साथ हर हुक्मरान ने आके बेरोजगारी के ऊपर बड़े वादे वईद किए और ऐसे को पूरे किए हैं कि हम लोग ऐसे खुशहाल चल रहे हैं ना कि मैं बता आपको क्या ही मैं। अब देखिए ना, ये बड़ा ग्रेजुअली हुआ लबीबा। आपको सबसे पहले तो इस कौम के नौने हालों को नुकसान पहुंचाया गया जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एजुकेशन को बेच दिया गया और तालीम बेचने वालों के हवाले कर दिया। ये ग्रेजुअली हुआ। अच्छा, अब तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि आपकी सोच से जो है ना वो आप समझते हैं। आप बच्चों को हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक जी। शंदाना, कैसे देखती हैं जो मोहसिन नकवी साहब को निगरान वजीर आला पंजाब बनाया गया? योर टेक प्लीज। जी, सुप्रीम मैं शंदाना साहब से पूछना चाहूंगी, ये आप जवाब जरूर दे। अंधेरे में बैठे हुए, आपको पता है कि बिजली तो वैसे चली गई, अंधेरे में आप बैठे हुए, इसका जवाब दे दे। मैम, जिस अंधेरे में इस वक्त मेरा सूबा और मेरा हल्का और मेरा पाकिस्तान बैठा हुआ है, जिस पुलिस थाने पे टेररिस्ट ने अटैक किया है आज से 10 दिन पहले, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे टेलीफोन नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं है। ये लोग हमारे मुहाफिज हैं और हमारे मुहाफिजीन का पैसा बिलावल भुट्टो जरदारी घूम रहे, 2.25 अरब रुपए उसने फॉरेन ट्रिप से गुजार दिए। और पाकिस्तान क्या लेके आया है? शहबाज शरीफ घूम घूम के मर गया, वो क्या लेके आया? माजरत के साथ तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। आटा और बिजली तो दूर की बात है, यहाँ लोगों की जान के पीछे पड़ गई है। परसों जमरोद में हमारे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं, आज चासदा में मारे गए हैं। क्या पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर इतना गया गुजरा है? क्या बाइडन इतनी बड़ी चीज है कि हमने अपने पुलिस ऑफिसर भी उसको बेच दिए? मुल्क तो हमने बेच दिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या बाजवा इतनी बड़ी चीज है कि उसके जाने के बाद भी हमारे लोग मरेंगे? मतलब आप देखिए, बिजली, पानी, रोटी, ये तो पाकिस्तानी का बेसिक हक है, लेकिन एक उससे भी बेसिक हक जो आपको आपका अल्लाह देता है और आपका आईन आपको देता है, वो है जिंदा रहने का हक। अगर पुलिस वाला सेफ नहीं है तो आप पाकिस्तानी क्या सेफ? मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि जो फैसला आपने 9 माह के बाद किया, अब तो आपके अरकान जो है कौमी असम्बली वो भी 44 या इतने रह गए, तो आप अगर उस वक्त भी असम्बली में रहते तो फिर ये जो सब कुछ किया गया असम्बली से, आप इसको मौसर तौर पर काउंटर तो कर सकते हैं, मैं भी रोक भी सकते हैं इनको। हम कभी भी नहीं रोक सकते थे। जब तक आपके पास 172 की मेजोरिटी नहीं होती, आप कुछ भी नहीं रोक सकते थे। इस वक्त सिर्फ जो चीज रुक रही है कि जो राजा रियाज साहब को एक झूठ बिका जा रहा है कि मैं पीटीआई का हूँ, पता नहीं है कौन सी पीटीआई का है, कि खान के खिलाफ खड़ा है और कहता है कि मैं नून से सीट लड़ूंगा और वो फिर पीटीआई का लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। मतलब नहीं तो कल तो ये भी खबर मीडिया में आ रही थी कि उन्होंने कहा कि जी मैं पीटीआई के लिए टिकट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वो तो जी फिरौन भी कहता था कि मैं खुदा हूँ, लेकिन खुदा नहीं था ना, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप याद रखिएगा कि जो इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ वारदाती की है पिछले 8.5 महीने में पाकिस्तान की अवाम के साथ, इन लोगों ने जो हमारी मतलब आईन तो बेचारी एक किताब है, कागज है, इन लोगों ने कुरान पे हाथ रख के झूठ बोला है और ये समझते कि उम्र और हज करके इनको अल्लाह माफ कर देगा। इन्होंने हमारे 75 साल में बर्बाद के 40 साल ये फौजी डिक्टेटर्स के नीचे था मुल्क, 40 साल इनके नीचे था। मुझे ये कोई अपना एक नेकी पाकिस्तान के खिलाफ के हक में दिखा दे। इन लोगों ने तो पाकिस्तान के ऊपर खतरे आदमी किस लिए? क्योंकि बाइडन से डरते थे, बस ये इनका विषय। शर्माना, अगर आप लोगों ने जो आपके बकाया रह गए अरकान कौमी असम्बली, उनका आपने डिसाइड किया है कि वो जो है वापस जाएंगे और अगर उससे पहले उनके रेजिग्नेशंस को भी एक्सेप्ट करके उनको डीनोटिफाई कर दिया, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी पीटीआई की क्या होगी? स्ट्रेटेजी की जी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस वक्त खान के साथ 2 अनासर हैं, एक अल्लाह और एक अवाम। स्ट्रेटेजीज की कोई कमी नहीं, क्योंकि याद रखे, जब आपका दुश्मन बुज़दिल हो, जब आपका दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन हो और वो झूठा हो, फिर तो आपके पास अरबों रास्ते होते हैं, रास्ते इनके पास कोई नहीं है। कभी एक पतली गली से जाते हैं, कभी दूसरी पतली गली से जाते हैं, इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पंजाब का निगरान वजीर आला के ऊपर तो आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, बल्कि परवेज़ साहब को भी। आप
सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट देख लें कि जो बंदा नैब के इस प्रोसेस से गुजरा हो वो सीएम बन ही नहीं सकता। सीएम तो दूर की बात है, कोई बड़ा ओहदा ही नहीं ले सकता। तो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कहे कि अपनी जजमेंट बदल दे और मोहसिन नकवी को अकोमोडेट कर दे, या तो सुप्रीम कोर्ट की जो आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से ये जो है ना, जो आप लोगों ने फैसला किया जाने का सुप्रीम कोर्ट में, हमारी किसी से भी उम्मीद नहीं है सिवाय इस बात के कि हम एक सिस्टम को मानते हैं। जो लोग ये लोग सिस्टम तोड़ रहे हैं, हम फिर भी उस टूटे हुए सिस्टम को भी मानते हैं। हम अपना हर गिला शिकवा ईसीपी के चीफ कमिश्नर, क्राइम कमिश्नर, उसको ना मानते, हम फिर बीसीपी पे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हमारे हक के खिलाफ हो, हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हम हर अदालत, हम हर थाने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम फॉलो करना है और वो सिस्टम आईनी और जमहूरी सिस्टम है। लाख हम फेल हो, लेकिन हम हमेशा सही रास्ता पकड़ेंगे, हमें कोई सही रास्ते से नहीं। सलमाना, अभी तो ये खबरें भी आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी, आईजी साहब और लाहौर के जो सीसीपी हैं बिलाल सदीक कमियाना, जो कि बड़े क्लोज है शरीफ फैमिली के, उनको भी बतौर सीसीपी और लाया जा रहा है विद द कंसेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आप क्या समझते हैं? तो वो आईजी और सीसीपी एग्जैक्टली, वो भी चेंज हो रहे हैं। साहब ने 25 मई को जिस किस्म का जुल्म किया डॉक्टर यासीन राशिद के साथ, हमारे पीटीआई के वर्कर्स के साथ जिस किस्म का तशद्दुद किया गया था, तो माजरत के साथ मैं कमी कहूँ तो बेहतर है। और हर इंसान याद रखे, ये फिरौनियत होती है ना, ये थोड़े अरसे की होती है। फिरौन ने भी बहुत कुछ किया था अपने वक्त में, लेकिन याद रखिए जहाँ आवाम होती है ना, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये पीटीआई की बात नहीं है। जहाँ आवाम खड़ी होती है, वो आवाम जिसके पास इस वक्त 26 तो ये रिपोर्ट तो यही आ रही है, क्योंकि कल वो गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फे वफादारी में भी थे, तो यही आ रहा है कि लाहौर पुलिस का चीफ उनको दोबारा बनाया जा रहा है। तो क्या इसके खिलाफ आप अदालतों में जाएंगे? सिविलियन रेजिस्टेंस, आप सिविलियन रेजिस्टेंस देखेंगे, मैं अगेन पीटीआई की बात नहीं करती हूँ, आप देखेंगे कि ये आवाम अब एक बात मानने को, एक जुल्म मानने को तैयार नहीं है। हम कभी भी बंदूक नहीं उठाएंगे, हम कभी भी लाठी नहीं उठाएंगे, वरना 25 मई को हमारी भी नफरी बहुत थी, फौज और पुलिस से हमारी ज्यादा नफरी थी। लेकिन आपको बंदूकों के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा फिर, अगर वो बिलाल सदीक कमियाना साहब सीसीपी लाहौर आ जाते हैं तो। हम जी तैयार हैं 7 मार्च 2022 से, जिस दिन डोनाल्ड लू एक छोटे से अफसर के कहने पे हमारी पूरी पाकिस्तान। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहिए, पीटीआई के रहनुमाओं की वीडियो से गुफ्तगू जारी है, हम रासमा चलते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारा एक आईनी किरदार है वो हम अपना अदा करेंगे, और हमने उनको कहा कि हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप ये देखें कि ये 45 अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन के बाहर चल रही थी और रामा डोगर साहब बात कर रहे थे इसके ऊपर। सर, आपको क्या लगता है कि जो बात की जा रही थी उसके ऊपर क्या अमल दरामद होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब की प्लानिंग है, जो वो प्लानिंग करते हैं, वो लीक होती है वहां से। मैं किसी का नाम नहीं लेता, अच्छा, क्योंकि आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी की एक इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, और उसके बाद जो आप डिसाइड करते हैं, तो वो जो डिसाइड किया उन्होंने, जैसे भी उन्होंने कहा कि जी हम जो है कौमी असेंबली में वापस जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उसका मदावा कर दिया या उसका तोड़ निकाल लिया। सर, उनको उस वक्त याद आया जब ये इस्तीफे मंजूर होना शुरू हुआ, उनकी प्लानिंग का हिस्सा था ना, क्योंकि अगर वो इस असेंबली को अगर वो मानते नहीं थे, लेकिन अब तो इनका आपको लगता नहीं है कि ये सारे उस टाइम पर असेंबली में बैठकर फाइट करते तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, वो मैं उनकी अपनी प्लानिंग तो मतलब शंदाना ठीक कह रही थी ना कि हमारा कुछ भी नहीं, हम नहीं कर सकते थे। हाँ, जिन्हें वो करनी, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देखें ना कि मेन स्टेक होल्डर है कि हम बाप पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट जो थे, वो इनका साथ छोड़ गए थे, पता नहीं किसके इशारे पे छोड़ गए, ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन वही मेजॉरिटी उधर चली गई। उसके बाद होना ये था कि 20-22 जैसे उन्होंने अरकान तोड़े थे, कुछ और तोड़ लेने थे। तो लेकिन इस वक्त इनका पर्पस ये है कि ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज जो कहते वो है ही नहीं है, नजर ही नहीं आता, फैसलाबाद से, और जो गेस्ट हाउस चलाते हैं उनको ये हटाना चाह रहे हैं। और मुझे डाउट है कि आज ये इलेक्शन कमिश्नर इनको नहीं मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आज किसी वक्त भी एक डी नोटिफाई हो सकते हैं इनके बाकी अरकान भी। सर, इसको कंटिन्यू करेंगे, नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के 44 अरकान कौमी असेंबली इस्तीफे मंजूर जो नहीं करवाने थे वो उन्होंने वापस लेने का मुतालिबा कर दिया है, और अब वो चाह रहे हैं कि वो कौमी असेंबली में वापस चले जाएं। और उनका ये कहना है, यानी कि असद उमर ने ये कहा है कि हमारा अगला कदम जो होगा वो अपोजिशन की लीडर की नामजदगी के होगी, और स्पीकर कौमी असेंबली की पार्लियामेंट में अदम दस्तयाबी के हवाले से भी
राजा रियाज के हवाले से भी वो बात करें कि भाई वो तो है ही नहीं मौजूद, तो वो फिर उनके मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी कोई ना अमल। ये राजा परवेज अशरफ की बात कर रहे हैं कि हाँ, वो दमदस्त हाँ, हैं, उनको देख के छुप आपने जाते हैं मुझे लगा। अच्छा, हाँ, राणा साहब हमारे साथ हैं। हाँ जी, PMLN के हैं जी, राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे क्या गुफ्तगू की बढ़ाते हैं। जी राणा साहब, आज पाकिस्तान तारीकियों में डूबा हुआ है। सुबह 7:31 के बाद सर 34 से 31 है, 3 मिनट का फर्क है जी। आप तो कैसे देखते हैं कि इसको नाअहली जो है ये हुक्मरानों की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, कि लेस्कोर या इसको ये जो सारी कंपनियां बनाई हैं या वापदा की, किसकी है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ बशीर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि इससे हम नहीं डिनाई कर सकते कि फेडरल गवर्नमेंट की, देखो जी, बिल्कुल लुक आफ्टर फेडरल गवर्नमेंट ने करना होता है, लेकिन लेस्को, ये के इलेक्ट्रिक या जो आपने ये तमाम जो कंपनियां हैं, आपको पता है कि इनके रूल रेगुलेशन तय है और ये खुद जिम्मेदार हैं। ये इसी चीज के इवज तो देखना, उनकी रेनोवेशन, उनकी अपग्रेडेशन, ये इनकी जिम्मेदारी है और ये इनका फेलियर है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने इसको टेकअप कर लिया, नोटिस ले लिया है और इस पर खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो भी सुबह से ऑन बोर्ड है। लेकिन राणा साहब आपकी सॉरी टू इंटरप्ट, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई कंपनियां हैं इनको सप्लाई देना जो है वफाकी वजारत का काम है, जिसको हेड करते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। और उनका बयान था सुबह, उन्होंने कहा जी कि आजकल जो है हमारी जो है जो डिमांड कम है, इसलिए रात के वक्त हम पावर प्लांट बंद कर देते हैं, लेकिन सुबह जब हमने पावर प्लांट ओपन किए हैं तो वो चले नहीं है। ये तो कोई रीजन ना हुआ। मैं समझता हूं कि ये टेक्निकल जो मिस्टेक है, इस पर पीएम ने नोटिस ले लिया है, वो खुर्रम दस्तगीर साहब भी लगे हुए हैं और उसकी बहाली पर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, पब्लिक को, आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है और टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट हो चुका है और उस पर काम जारी है। जहां जहां कंपनियों का, जिस कंपनी का जो फॉल्ट होगा वो बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। राणा साहब बताइएगा, बहाली का काम तो अब जारी है, कब तक हम तारीकी से निकलकर उजाले में आ सकेंगे? देखिए जी, ये स्टेप बाय स्टेप है, कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ में थोड़ी सी देर लग जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि शाम तक बहुत सारा जो मामलात है वो हैंडल हो जाएंगे और उस पर जैसे जैसे उस पर वो टेक्निकल फॉल्ट दूर होता जाएगा, बहाली शुरू होती जाएगी और इसको टेकअप कर लिया गया है। मैं काशिफ बशीर साहब, आप क्योंकि खुद बड़ी मुफासत रखते हैं, आवाम में होते हैं, मैं खुद अपने हल्के में था, ननकाना, वारपटन और शाहकोट में, और मुझे भी इस चीज का जब महसूस हुआ तो हमने भी कहा कि बिल्कुल ये फॉल्ट नहीं होना चाहिए था। इसकी जिसकी जिम्मेदारी है, जहां पर मिनिस्ट्री की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो भी बिल्कुल तय होगा कि किसका फॉल्ट है, कौन जिम्मेदार है। साहब, इस कौमी गफलत के ऊपर अगर सजाएं मिले तो फिर फ्यूचर में ऐसी सूरत हाल से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ जिम्मेदार को जो स्टेट के डिपार्टमेंट हैं और जो ऑफिशियल उसका गवर्नमेंट से पे लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है उस पर लुक आफ्टर करना। और ये भी थोड़ी सी मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अब ज्यादा है और इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा, डिमांड कम है काशिफ भाई। तो ये भी था कि कम से कम जितनी कोई इस्तेमाल करता है उसको उतना ही उसका खर्चा या बिल आना चाहिए। आई मस्ट से राणा साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से किसी भी इशू को आप कहते हैं ना कि हाँ उसकी गलती है और उसको करना चाहिए, इसी तरह से सब सोचना शुरू हो जाए ना तो अपनी मेरे ख्याल से उनसे जब भी किसी इशू के बारे में बात की है हमने तो उन्होंने कहा हाँ जी उसकी गलती है, करना चाहिए, कारकर्दगी दिखाने की बात होती है। विश आप जैसे सोच सारों के, ताकि इस पोजीशन पे कभी आ ही ना सके पाकिस्तान। राणा साहब, कल से रात से जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ हलकों में जो केओस है और जो एक बेचैनी पाई जा रही है निगरान वजीर आला पंजाब को लेके, उसमें कहा जा रहा है, ये आम परसेप्शन की बात कर रहा हूं, उसमें कहा जा रहा है कि दो जो अशखास आपने नामजद किए थे
निगरान वजीर आला के लिए, दोनों के ऊपर ही लोगों के कुछ दाग थे। हाँ जी। स्पेशली अगर हम नैब की बात कर लें तो आप लोग चाहते भी यही थे कि वो जो तकर्री है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करें, और उसमें ये भी एक बयानिया हर तरफ से सामने आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा अक्सरियत जो है आम शख्स से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बात कर रहा हूं कि आपके ऊपर ये बयानिया भी सामने आ रहा है कि ये जो निगरान वजीर आला पंजाब की नॉमिनेशन हुई है ये PMLN आसिफ अली जरदारी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गठजोड़ था। काशिफ भाई, इशू ये है, अगर आप 2008-13 के एंड पर जो थे नजम सेठी साहब, जी, तो नजम सेठी साहब का भी नाम उस वक्त अपोजिशन ने दिया था और काफी बहसो तफहीम के बाद फिर एक तय हुआ था। और नजम सेठी साहब भी एक एनालिस्ट थे, आपकी तरह वो भी एक एंकर थे माशाल्लाह। इसका मतलब है मैं उम्मीद रखूं कि अगले इलेक्शनों में मुझे भी आप निगरान बनाएंगे। जी मैं अर्ज करता हूँ। और काशिफ भाई, उसके बाद आप देखें कि 2018 में जो 25 जुलाई 2018 को हुआ, तो हसन अक्सरी साहब माशाल्लाह भी एनालिस्ट हैं और वो एक निजी टीवी पर प्रोग्राम करते हैं। वो सहाफी नहीं है, प्रोफेसर है वो, उनका प्रोफेसर एनालिस्ट है। जी काशिफ भाई, मैंने कहा एनालिस्ट है, वो तज्जिया करते हैं। वो भी चीफ मिनिस्टर थे, फिर आरफ निजामी साहब भी केयरटेकर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, और आप वही इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के वर्कर नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अच्छा साहब, हमें बता रहे थे कि वो वर्कर नहीं है और वफादारियां तो तस्वीरों में भी नजर आई, आपको पता है, मोहब्बतें लंदन से तस्वीरें आ गई थी हमारी। यहाँ मौजूद वक्त हुआ एक ब्रेक का, एग्जैक्टली यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम अब नाज़रीन, आपको बताते चले कि निगरान वजीर आला जो है मोहसिन नकवी बन चुके हैं और जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट पे जाने का भी फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने तैनाती, हाँ एग्जैक्टली, उनको अब उन्होंने तो ऐसे फौरन हल्फ बर्दारी भी हुई उनकी, सारा वो तो बस फौरन बनाने वाला स्टेटमेंट दिए शेख रशीद साहब ने, बताने लगी नाज़रीन को कि इमरान खान ने पार्टी का इजलास भी तलब किया और शेख रशीद ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने काफी ठोक बचा के बात की है। उन्होंने कहा है कि मुतनाज़ा शख्स तकर्री ने इलेक्शन कमीशन के ताबूत में कील ठोक दिया। उसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है उनको। ऑब्वियसली आने वाले दिनों में यही फील हो रहा होगा कि इलेक्शन कमिशन जो भी तैनाती करेगा, ये जो मैनिपुलेट करने के लिए, और ये गठजोड़ नजर आ रहा है आवाम को भी और पॉलिटिकल लीडरान को भी। साबिर शाह साहब हमारे साथ है। साबिर शाह साहब, वेलकम टू द शो। सीनियर जी, साबिर शाह साहब कैसे देखते हैं कि मोहसिन नकवी को वजीर आला पंजाब जो है मुकर्रर कर दिया, और जो दो नाम दिए थे ऑपोजिशन ने, पंजाब की ऑपोजिशन ने, उनके बारे में भी आपका टेक चाहूंगा, क्योंकि दोनों के ऊपर दाग थे नैब के केसेस के, प्ली बार्गेन के, और उसके अलावा जो उनकी एफिलिएशंस है वो भी कुछ सियासतदानों के साथ, ऑपोजिशन इत्तेहादी पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनके साथ थी। हाउ डू यू सी दिस नॉमिनेशन? काशिफ, बात यह है कि अगर तो हम प्ली बार्गेन या नैब के केसेस की बात करें तो आपकी तो 80% कैबिनेट उन लोगों से भरी हुई है। जी तो उस वक्त तो कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि ये अब मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन कमीशन की नजरों में कोई जुर्म है। अच्छा, होता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आपके सामने नैब से निकले हैं, हमजा नैब में थे, बहुत सारे लोग, सुलेमान शहबाज सब सभी, जी सुलेमान शहबाज सारे ही थे। दूसरी बात है कि देखिए आज टीमा का जहाँ तक नाम का ताल्लुक है तो वो मेरा ख्याल है कि वो चूंकि बहुत ज्यादा बदनाम थे, वो नाम इसलिए जोड़ा गया कि वो उनका नाम स्लैश कर दिया जाए और पीछे मोहसिन नकवी बचते हैं। और जहाँ तक जर्नलिस्टों का ताल्लुक है तो आपको पता है नजम सेठी साहब भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मसलन विंस्टन चर्चिल एक जर्नलिस्ट थे और काम जिन्होंने करना हो वो करते हैं। और दूसरी जंग अजीम में बरतानिया को किस तरह हाउ ही मेड ब्रिटेन राइज फ्रॉम एशेज एंड एम्बर्स टू अ डेवलप्ड नेशन। और इसके अलावा विलियम हार्डिंग एक अमेरिकन प्रेसिडेंट 1923 में, वो भी एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं सहाफियों की जिन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किए। तो बजाय इसके कि मैं तनकीद करूं, व्हाट आई फील इज दैट आई एक्सपेक्ट मोहसिन नकवी टू बी न्यूट्रल, आई एक्सपेक्ट हिम
इल्जाम तो सेठी साहब पे भी लगे, लेकिन फिर इमरान खान ने इल्जाम वापस ले लिए और कहा ये तो सुनी सुनाई बात थी, मैंने ब्रिगेडियर सैमसन से सुना, उन्होंने पता नहीं कहां से सुना। तो या तो इल्जाम लगाएं और हम प्रूव करें। तो साबिर शाह साहब, जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, क्योंकि इनके 8 डिसीजन जो पीटीआई के अगेंस्ट आए उनको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, और अभी भी जो डिसीजन है, क्योंकि आप अगर 2 ब्यूरोक्रेट्स जो परवेज लाई की तरफ से गए थे, जब इत्तेहादी हुकूमत जो पंजाब में थी उसकी तरफ से गए थे, उनको तो काबिल गौर समझा ही नहीं गया मेरे ख्याल में। वो तो नीट एंड क्लीन थे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स थे दोनों। जी हाँ, ये जब पिछली दफा हसन अस्करी साहब बने थे जी, तो अब तो वो भी अपने आप को सहाफियों की लिस्ट में कहते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि एकेडमिशियन थे वो। जी जी बिल्कुल। लेकिन उनका नाम उस वक्त की ऑपोजिशन इमरान खान ने दिया था। तो ये रवायत तो बहुत अच्छी है बज़ाहिर कि आप ऑपोजिशन का नाम कंसीडर करें, मगर यहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की बात है, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पॉपुलर पार्टी उसे ना मानती हो, तो आई एक्सपेक्ट कि फिर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर को सेटिस्फाइड कर देना चाहिए। या वो खुद रिजाइन करके चले जाएं। खुद कौन रिजाइन करता है? पाकिस्तान में नहीं करता। अच्छा, मैं साबिर शाह साहब, जो अभी अपडेट्स आ रही है वो ये है कि आपको भी पता है कि आप तो पुराने इस दश की स्याही में आपने उम्र गुजारी है, कि जब केयर टेकर्स आ जाते हैं, कोई भी हो, चले इस बात को भी पीछे छोड़ देते हैं, तो तकर्रर तबादले और अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ हुक्मनामा कल उन्होंने भी जारी किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा थी कि विद द कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन आप तकर्रर तबादले कर सकते हैं। तो उसके बाद एक बिलाल सदीक कमियाना साहब जो सीसीपी लाहौर रहे एंड ही इज वेरी क्लोज टू शरीफ फैमिली, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको हम जो है लाहौर का सीसीपी भी लगा रहे हैं और आईजी साहब भी चेंज कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये सारा जो मैनिपुलेशन और ये सब कुछ जो बंदोबस्त हो रहा है, तो क्या इसके क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शंस की आने वाले दिनों में अगर होते हैं तो उस पर कितना असर पड़ेगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब 9/11 हुआ तो मोहसिन नकवी CNN के प्रोड्यूसर थे। जी जी जी। और हम द न्यूज लाहौर में हुआ करते थे, तो ये हमारे ऑफिस बहुत रेगुलरली आया करते थे। ओके। अच्छा, हम ये जो CNN के जो जर्नलिस्ट आते थे, क्रिस्टियान अमानपुर वगैरह, तो इनको असिस्ट भी किया करते थे कभी कभार। मोहसिन नकवी और बिलाल कमियाना का ताल्लुक आज का नहीं है, ये बहुत पुराने दोस्त हैं। उस वक्त बिलाल कमियाना भी हमारे ऑफिस में आते थे और एसपी होते थे। ये बहुत पुराने दोस्त हैं। शरीफ फैमिली वाला मामला तो बाद में आएगा। जी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये तो मैंने आपको हिस्ट्री दे दी, ये जो चीजें मेरे सामने हुई, मैं खाने भी खाता रहा, मैं चाय भी पीता रहा उनके साथ। दूसरी बात ये कि तकर्रर तो तबादले न रुक सकते हैं न रुकने चाहिए, मगर आप अगर एक्सपेक्ट करें कि कोई भी आदमी, आप आ जाए मैं आ जाए हम वली हो जाए, वो तो नहीं होंगे। तकर्रर तो तबादले भी होंगे और हमारी पसंद के भी होंगे। ये बातें तय हैं। सर, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं, उस तरह आप हर एक को खुश भी नहीं कर सकते। नहीं, आप एक रात में तो डीएनए चेंज नहीं कर सकते ना। तकर्रर तबादले मैंने अर्ज किया होने भी चाहिए और होंगे भी। इलेक्शन कमीशन की ये जो शर्त है कि हमसे कॉन्सेंट ले ले, तो अगर चीफ मिनिस्टर ये चाहे, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, कि जी मैंने कॉन्सेंट, मुझे ये बंदा चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह इनकार कर सकता है? लेकिन मैं तो उस तनाज़ुर में कह रहा था शाह जी कि ये जो बिलाल सदीक कमियाना है, ये जो 25 मई को जो कुछ हुआ था अवाम के साथ, उसके रिस्पॉन्सिबल थे। अगर उनको फिर भी लाया गया तो आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल केओस में इजाफा होगा? काशिफ साहब, मैं एब्सोल्युटली आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैंने तो हिस्ट्री आपको बयान की जी जी, और अपनी कौम की या ह्यूमन साइकी बयान की। जी जी। मैंने ये नहीं कहा कि लाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मौके पे तो हम अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो जाते हैं, जो आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है, दिस इज अ वेरी वीक इलेक्शन कमीशन। और बाय द वे, मेरे इमरान खान से जो चंद इख्तलाफात हैं वो यही है कि आप ही तो लाए थे। आप ही तो लाए जी। तो अब ये आपको पता है, ये स्लॉट्स ऐसी हैं, नैब का चेयरमैन हो, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो, अल्टीमेटली यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट अपना होल्ड संभाल लेती है। ये बात नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट अपना होल्ड होती है। नहीं, साबिर साहब का कहने का मतलब है कि आप खेलें तो खेलने भी दें।
नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जब लेके आए हाँ, जाहिर बात है ना, उनका है ना, तो अब आप शाह जी जो बात कर रहे हैं उनका मतलब है कि आप उस वक्त रजिस्ट करते, हाँ जी, आप उस वक्त जो भी लेके आ रहा था उस पर रजिस्ट करते, तो आप ये सेट एग्जांपल सेट ना करते। साबिर शाह साहब, स्पीकर कौमी असेंबली गायब, हाइड एंड सीक चल रहा है, वहां पे मेंबरान जाते हैं पीटीआई के, वो नहीं मिलते हैं, और उसके साथ जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी जो पीटीआई के मेंबरान जाते हैं उनको नहीं मिलते। तो हाउ डू यू सी कि अब पार्लियामेंट कौमी असेंबली में जो वो चाह रहे हैं, खैर देर से आए, बहुत देर है, उनकी प्लानिंग होगी इमरान खान साहब की, तो आपको कैसे देख रहे हैं इसको कि अब उनको उनके, मुझे लगता है कि जो 44 या 46 जो अरकान रह गए हैं, आज ही शायद उनके किसी वक्त भी उनका भी डी नोटिफाई कर दिया जाए। मेरा तो ख्याल है आइडियली कर देना चाहिए। यू सी द ऑपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेशनल असेंबली एनीमोर, और वो अपनी हुकूमतें भी तोड़ चुके हैं। यस, वी शुड गो फॉर एन इलेक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये तो कुछ 60-65 सीटें बन गई हैं, क्या इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, ये सवाल फिर खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात आपने कर दी जी, आप कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं मर्दमशुमारी वाला मसला ना निकल आए और फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इंसिडेंट ना हो जाए। आपको पता है बेनजीर जब दुनिया से गई तो वो इलेक्शन आगे हो गए, डिले हो गए थे जी। तो एहसन इकबाल और दूसरे जो उनके गुजरा हैं वो तो मर्दमशुमारी की बात को अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, ये तो मैंने 2 बातें बयान की ना, 2 सिनारियोज। जी जी, यहाँ 23 सिनारियोज हो सकते हैं जिसमें इलेक्शन आगे क्यों होंगे अगर हुए। देखिए, इमरान खान एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, पार्टी पॉपुलर है, मुझे तो 2/3 से ज्यादा भी जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी नजर आ रही है। अब माइनस इमरान भी वो जीत जाएगी। मसला तो ये होगा कि फिर अगर इमरान जीत गए, जेल में चले जाते हैं फर्ज कीजिए, तो मसला तो ये होगा कि जब वो अपना कैंडिडेट चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, वहां लड़ाई हो जाएगी, बहुत लड़ाई होगी। आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन फेयर होते हैं या इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी लेने जा रहे हैं। नहीं, वो यही बात ग्राउंड रियलिटीज उन्होंने यही कहा है। काशिफ भाई, हाइपोथेसिस जो है वो ये है, देखिए कि आपने बात की इलेक्शन फ्री और फेयर, तो 70 के इलेक्शन के मुतालिक तो मैंने सुना है वो हार्डली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड जब हुए थे कि फ्री और फेयर थे, तो उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान टूट गया था, पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस, डिबेकल और डाका हो गया था, तो डिबेकल हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपके हाथ तो कोई अल्लाह की नेमत भी आ जाए ना, तो ऐसी को बदकिस्मती और नहुसत है कि उसके बड़े बैड इफेक्ट होते हैं। मैं आपसे बातें करने को तो बहुत दिल कर रहा था, लेकिन वो रनिंग ओवर टाइम आपने अपना कीमती स्टार समझ दिया। मुझे साबिर साहब ने कहा है ना कि जिस तरह वो उन्होंने कहा है कि उसके फ्री एंड आप फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं वो, तो आपको लगता है कि हमारे कभी भी उस टेन्योर के बाद जब वो सकूत ढाका बुर्ज वाली बात होगी, 70 के इलेक्शंस के बाद, 70 के इलेक्शंस के बाद, क्या कभी आपको लगता है कि हर जगह बेनजीर भुट्टो कहती खबर में चलेंगी कि मेरा मैंडेट चोरी किया जाता है? तो वो मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एक बात बड़ी, जो जब इलेक्शन का मैंडेट चुराया गया अवाम का, उसका बेनिफिशियल जो थे वो 70 के बाद, मतलब जो 88 के इलेक्शन से लेके अब तक, उनका बेनिफिशियल जो है शरीफ फैमिली रही है हमेशा। ये मैं आपको जो तारीख की बात है वो बता रहा हूँ। हाँ, मतलब उनको नहीं बेनिफिट उनको मिला। तो फिर अभी जाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन अब तो ये जो वो बयानात आ रहे हैं उसके बाद यही आ रहा है कि जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शंस को अफोर्ड नहीं करती हैं, तो वो इलेक्शंस को भागना चाह रही हैं, वो बहाने ढूंढ रही हैं कि उनको डिले किस तरह किया जाए और इलेक्शन। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप इलेक्शन में इत्तेहादी मतलब इलेक्शंस को अलग-अलग पार्टीज में देखते हैं कि अलग-अलग पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेगी और या इकट्ठे होके? देखिए, इन्होंने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़के देख लिए जी। आप सूबाई असेंबली के पंजाब में जो जिमनी थे उनमें भी देख लिया, आपने कौमी असेंबली के भी देख लिए। ये मुझे अलग अलग करेंगे, किस तरह इकट्ठे हुए और कैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, कितना कुछ बदल जाता है। नहीं, ये पता क्या बात है, अब ये इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी पार्टी के जो प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, मैं वही बात कर रही हूँ, अगर इलेक्शन होते हैं। हाँ जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देने से मत भूलिएगा और उम्मीद करते हैं इस उम्मीद से कि जल्दी बिजली बहाल हो जाए हमारी आज के दिन के लिए। अभी 2 बजे तक 2-2:30 बजे तक अभी तक नहीं आई है। दुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।